जय हिंद दोस्तों। शिक्षक नियोजन 2023 बीपीएससी में आपका स्वागत है। आज की हम इस मास्टर स्ट्रोक वीडियो में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और आपको पता होना चाहिए, भारत का राष्ट्रपति जो देश का प्रथम नागरिक होता है और वह तीनों सेना अर्थात स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना का प्रधान होता है। और संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है या देश की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह राष्ट्रपति के हाथ में निहित होती है, लेकिन वास्तविक शक्ति का जो प्रयोग करता है वह प्रधानमंत्री करता है। और भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और जिसमें कुछ पॉइंट दिया गया है, नीचे इसको देखिए। और कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, द प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, अर्थात भारत का जो राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक होता है। और भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक समाहित है। और आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित पदों की चर्चा की गई है और 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति का उल्लेख है। और राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। और अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत में भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद को उल्लेख जो है अनुच्छेद 52 में चर्चा है। और अनुच्छेद 53 में संघ के समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी। और 54 में कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन, और राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन के निर्वाचक मंडल यानी लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 54 में की गई है। अनुच्छेद 55 में कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति और का जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा किस विधि द्वारा होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है। और अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद की अवधि पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख होता है, अर्थात राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो 5 साल का होता है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 56 में कहा गया है। और आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 होना चाहिए। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के लिए 35 वर्ष और तीनों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो अवधि 5 ईयर्स होती है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में है। और अनुच्छेद 57 में कहा गया राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता का उल्लेख होता है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इन सारी निर्वाचन पात्रता का उल्लेख जो है आपके अनुच्छेद 57 में है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए हड़ताल का उल्लेख है कि राष्ट्रपति की निर्वाचित होने के लिए एक हड़ताल का भी वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 59 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए यानी राष्ट्रपति के पद के लिए शब्द का प्रयोग किया गया अनुच्छेद 59 में। आपको पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति कई बार अपने पद के लिए निर्वाचित हो सकते हैं और उम्मीदवार के रूप में वह जो है अपना नामांकन करवा सकते हैं, जबकि अमेरिका में केवल 2 बार ही इसका चर्चा किया गया है, केवल 2 बार। और अनुच्छेद 60 में कहा गया है राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा शपथ प्रतिज्ञान यानी राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है। अनुच्छेद 60 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति बनने से पहले वह जो है राष्ट्रपति पद पर जाने से पहले वह जो है शपथ ग्रहण लेगा। और अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा यदि संविधान के किसी भी कानून को उल्लंघन किया जाए तो संसद उस पर महाभियोग लगा करके उसे उसके पद से पदच्युत कर सकता है अथवा हटा सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 62 में जो है राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के लिए चुनाव कराने का समय दिया जाता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 62 में है। कि इसके बाद है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो आपको पता होना चाहिए कि निर्वाचन मंडल यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन है एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, यानी जिसमें संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं इसके निर्वाचन में। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खास करके दिल्ली है, पुडुचेरी है और जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो कि वर्तमान में प्रस्तावित है, इसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। और है निर्वाचन की विधि। जहाँ दोस्तों, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की कौन कौन सी विधि है, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है, इस विधि का नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, गुप्त मतदान। ये तीनों जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रोसेस है, जिसमें पहला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान। इसके बाद राष्ट्रपति पद की अर्हता क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और केंद्र या राज्य या स्थानीय सरकार में किसी भी पद मतलब जो लाभ के पद पर वह नियोजित ना हो या लाभ
के पद पर कार्यरत ना हो। तो ये सारी कंडीशंस है जो राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि वह अवश्य भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र सीमा 35 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम, और लोकसभा के सदस्य के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो जो योग्यता है वह राष्ट्रपति पद के लिए भी है, और साथ ही साथ किसी भी सरकारी पद पर वह कार्यरत ना हो। इसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, तो उम्मीदवार के प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कम से कम 50 निर्वाचक संसद विधायक का होना चाहिए, और इसकी जो जमानत राशि है 15,000 रुपया, और जमानत राशि की जब्ती क्या है कि कुल डाले गए मतों की 1/6 भाग से कम मत प्राप्त होने की स्थिति में जमानत राशि जब्त हो जाती है। इसके बाद राष्ट्रपति पद की रिक्तिका और महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाने, यानी राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत जो है महाभियोग लगा करके उसे अपने पद से हटाया जाता है। और दूसरा है कि यानी महाभियोग समय से पूर्व, यानी अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, 5 वर्ष के पूर्व अगर राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हो तो ऐसी स्थिति में महाभियोग लगा करके उसे उसके पद से हटाया जाता है। दूसरा मृत्यु होने पर, यानी समय से पूर्व, यानी उसके कार्यकाल से पूर्व अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। तीसरा त्यागपत्र देने का, यानी राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देकर ऐसी स्थिति में त्यागपत्र देकर भी वो अपने पद से हट सकता है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन अवैध, अगर निर्वाचन हो और निर्वाचन प्रक्रिया अवैध हो तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन को अवैध ठहरा करके उससे उसके पद से हटा सकता है, यानी राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है महाभियोग लगा करके, यानी राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन। और महाभियोग क्यों लगाया जाता है, अगर राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के नियमों को उल्लंघन किया जाए तो महाभियोग लगाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि संविधान देश का सबसे सर्वोच्च हथियार होता है, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री देश के समस्त पद व पद में बड़ा क्यों न हो लेकिन सबको संविधान के अधीन ही रहना है। और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अगर नियमों को उल्लंघन किया जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके समय से पूर्व इसे हटाया जाता है। और प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पूर्व सदन में इसकी सूचना दिया जाता है, और नोटिस पर हस्ताक्षर और संबंधित सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, 25%। इसके बाद प्रस्तुत क्या है कि संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, चाहे अगर महाभियोग लोकसभा में लगाए या राज्यसभा में लगाए। जहाँ तक धन विधेयक की बात है तो केवल लोकसभा में पारित किया जाता है, लेकिन महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लगाया जाता है। और संसद की इसके बाद पारित कैसे होगा, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर लोकसभा के कुल सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो इस पारित विधेयक को फिर जो है राज्यसभा में भेज दिया जाता है, और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात ही राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति को उस पद से हटा दिया जाता है। इसके बाद नोट में दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग एक संवैधानिक प्रावधान है और संविधान में इसका उल्लेख है, और अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। अब राष्ट्रपति की शक्ति, तो राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं, आपको पता होना चाहिए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है, जो कि अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन है। और भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में निहित होती है, और समस्त कार्यपालिका जो कृत होता है, कार्य होता है, वह राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 77 में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियाँ या न्यायाधीशों की नियुक्ति को छोड़ करके यह एक न्यायिक शक्ति में आता है। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, उनका प्रशासन करना राष्ट्रपति का कार्य है। न्याय शक्ति में क्या है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना राष्ट्रपति का काम है। आपको पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति को सबसे बड़ा अधिकार है कि क्षमादान, यानी अनुच्छेद 72 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। साथ ही साथ जो है उच्चतम न्यायालय की सलाह लेने की शक्ति प्राप्त है उसे, जिसको अनुच्छेद 143 का वर्णन है। उसके बाद विधायी शक्ति में क्या है, संसद का सत्र आहूत करना, सत्रवासन करना, विघटन करना, ये सारी की सारी राष्ट्रपति है। आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति द्वारा जो है संसद को भंग किया जाता है, और संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण यानी अभिभाषण का अधिकार अनुच्छेद 87 में इसका वर्णन है। संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति आहूत करती है। आपको पता होना चाहिए किसी कारणवश यदि लोकसभा और राज्यसभा के सदन में मतभेद हो जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदन का संयुक्त बैठक बुलाती है, और जिसकी अध्यक्षता बैठक राष्ट्रपति बुलाती है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। और विधायकों पर अनुमति अनुच्छेद 111 में इसका वर्णन है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इससे पहले हमने क्षमादान की शक्ति पढ़ा था 72 में है, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो 127 में है।
और जहाँ तक कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो उसका उल्लेख जो है 213 में है और राष्ट्रपति द्वारा 27 में है। राष्ट्रपति द्वारा जो क्षमादान है अनुच्छेद 72 में है और जबकि राज्यपाल द्वारा क्षमादान जो है अनुच्छेद 161 में है। आकस्मिक शक्ति में है। भारतीय संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार का आपातकालीन अधिकार प्राप्त है। आपको पता होना चाहिए यह आपातकाल जो है जर्मनी के वैमर संविधान से लिया जाता है, जिसमें है राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, अशांति तथा आंतरिक संघर्ष की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकती है। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। आपको पता होना चाहिए भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। पहला 1962 में भारत व चीन युद्ध के समय, दूसरा 1971 ईस्वी में भारत व बांग्लादेश की युद्ध के समय, तीसरा 1975 ईस्वी में आंतरिक युद्ध के समय। तो इस बार इस तरह जो भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। और जहाँ तक राष्ट्रपति शासन की बात है उसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में है। राष्ट्रपति शासन 356 में है, राष्ट्रीय आपात 352 में है। राष्ट्रपति शासन में क्या है, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकती है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन न्यूनतम 6 माह के लिए, अधिकतम जो है 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है। और भारत में पहला राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगा था। आपको पता होना चाहिए भारत में पहला राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगा था। बिहार में जहाँ तक राष्ट्रपति शासन की बात है, बिहार में अब तक जो है 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 में लगा था। बिहार में सबसे अंतिम बार 7 मार्च 2005 में लगा था। बिहार में सबसे कम दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन जो है 1995 में लगा था, मात्र जो है 13 दिन के लिए लगा था। इस प्रकार जो है राष्ट्रपति शासन न्यूनतम जो है आपका 6 माह के लिए, अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है। अब तीसरा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल क्या है, तो वित्तीय अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल लगा सकती है। वित्तीय संकट की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यही एक वित्तीय आपातकाल है जो भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल न्यूनतम 2 माह के लिए लगाया जाता है, लेकिन भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा आपातकाल जो है भारत में अभी तक नहीं लगा है, तो इसका आंसर होगा वित्तीय आपातकाल। और किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। जहाँ तक राष्ट्रीय आपात की बात है, अनुच्छेद 352 के तहत प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद है किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 356 के तहत। तो ये था राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अधिकार। और इसके बाद धन विधेयक, अभी तुरंत बताया कि धन विधेयक केवल लोकसभा में और धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में पारित किया जा सकता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट पेश करवाना, यह सब राष्ट्रपति की शक्ति है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। राष्ट्रपति की अनुमति से आकस्मिक निधि से व्यय किया जा सकता है, वो अनुच्छेद 267 में है। वित्त आयोग का गठन 280 में है। अन्य शक्ति, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। राजदूत और उच्चायुक्त को भेजना, उनका स्वागत करना, यह राष्ट्रपति का प्रमुख कार्य है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी तुरंत हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 72 के तहत जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ये थी कुछ राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण कलेक्शंस, और ये खास करके पब्लिक सर्विस कमीशंस में राष्ट्रपति से संबंधित 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, खास करके प्रधान शिक्षक और बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ प्रेस आइकन दबा करके दबा देंगे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। फिर अगले दिन हम लोग एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक्स एवरीवन वाचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे।